भविष्य की कीमत का भी प्रभाव होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर हमें बाजार में अचानक पता चल जाए या कभी पता चल जाए कि आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत कम होने वाली है या बढ़ने वाली है, तो आज यानी वर्तमान में हमारा उस वस्तु के लिए जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है ना। भविष्य में वस्तु की संभावित कीमत को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ई का मतलब है भविष्य एक्स की संभावित कीमत, संभावित का मतलब भविष्य में क्या कीमत होने वाली है, और डी एक्स हम लिख रहे हैं वस्तु की मांग के लिए। ठीक है, ई का मतलब है कीमत, और कौन सी कीमत, भविष्य में संभावित कीमत। अगर भविष्य में संभावित कीमत अधिक है, अगर हमें लगता है कि भविष्य में पेन महंगी होने वाली है, पेन की कीमत बढ़ने वाली है, तो एक उपभोक्ता की तरह हम, एक उपभोक्ता की हैसियत से हम आज ही ज़्यादा पेन खरीद लेंगे, क्योंकि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने वाली है। कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए अधिक कीमत देना पसंद नहीं करता है ना। तो अगर भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। और अगर भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, हमें अनुमान है कि भविष्य में कीमत बढ़ सकती, कम हो सकती है, तो हम आज जो कीमत है वो हमको महंगी लगेगी एज ए कस्टमर, है ना। तो हम क्या करेंगे, या कोई भी उपभोक्ता क्या करेगा, आज के समय में यानी वर्तमान में पेन की कम मात्रा खरीदेगा, क्योंकि उसे भविष्य में सस्ता होने की उम्मीद है, तो अपने अपने जो उसका जो खरीदारी है या जो कंजम्पशन है उसको भविष्य पर टाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भविष्य में संभावित कीमत का वर्तमान में मांग पर सकारात्मक धनात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, धनात्मक मतलब अगर भविष्य की कीमत बढ़ने की संभावना है तो आज मांग बढ़ जाएगी, अगर भविष्य में कीमत गिरने की संभावना है तो आज मांग कम हो जाती है। तो इसको हम डायग्राम पर भी शो कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर हम डी एक्स लिखते हैं, डी एक्स मतलब डिमांड फॉर एक्स, और वाई एक्सिस पर हम ई लिख देते हैं, ई मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एक्स इन फ्यूचर। अगर हम ओरिजिन से दूर जाते हैं वाई एक्सिस पर तो अधिक कीमत को दिखाता है, और ओरिजिन के पास आते हैं तो लेस प्राइस को शो करता है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर अगर हम ओरिजिन से दूर जाते हैं तो अधिक डिमांड को शो करता है, और ओरिजिन के पास आते हैं तो कम डिमांड को शो करता है। और हमने अभी समझा है अधिक कीमत अधिक मांग, ये पॉइंट अधिक कीमत अधिक मांग का है, और ये वाला पॉइंट कम कीमत कम मांग का है। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा मांग वक्र बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर भविष्य में संभावित कीमत कम है तो मांग भी, वर्तमान में मांग भी कम होगी। अगर भविष्य में संभावित कीमत अधिक है तो वर्तमान में मांग भी अधिक होती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भविष्य में संभावित कीमत कैसे वर्तमान में वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। का एक और महत्वपूर्ण निर्धारक है आय का वितरण। किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, इससे उस अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आय का वितरण सामान्यतः दो तरह का हो सकता है, या तो समान वितरण होगा या असमान वितरण होगा, विषम वितरण होगा या फिर सम वितरण होगा। अब हम इसको सम विषम नहीं कहते हैं, बल्कि सामान्यतः समान या असमान कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का समान वितरण मतलब आय का हिस्सा सभी कंज्यूमर्स के बीच में लगभग बराबर बढ़ता है। असमान वितरण का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय का हिस्सा, जो हिस्सेदारी होती है वो असमान, किसी को बहुत अधिक मिल जाता है, किसी को बहुत कम मिलता है ना। और जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है, राष्ट्रीय आय का वितरण, इसकी विषमता के माप के लिए एक गुणांक यूज होता है जिसे हम गिनी गुणांक कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 तक होता है, 1 से अधिक भी नहीं होता है और 0 से कम भी नहीं होता है। अगर गिनी गुणांक 0 है तो इसका मतलब है कि आय का वितरण पूर्ण रूप से असमान है। और अगर आय का जो गिनी गुणांक है अगर वो 1 है, अगर गिनी गुणांक 1 है तो इसका मतलब ये है कि आय का वितरण पूर्ण रूप से समान है, सबको बराबर आय बढ़ गई है। ठीक है, तो हम ओरिजिन पे 0 मान के चलते हैं
और वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं गुणांक, गिनी गुणांक। ठीक है, ये असमानता के वितरण को पता लगाने के लिए होता है, या राष्ट्रीय आय का वितरण, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर गिनी गुणांक 0 है तो हम मानते हैं कि आय का वितरण विषम या असमान है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, गिनी कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसको मानते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण समान है। तो जैसे जैसे हम वाई एक्सिस पर ओरिजिन से दूर जाएंगे, राष्ट्रीय आय का वितरण उतना ही समान होता जाता है, और जितना हम ओरिजिन के पास आते हैं उतना ही राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है। एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं डिमांड फॉर एक्स, एक्स की मांग। ठीक है, अब हमने देखा है कि जब राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है, मान लीजिए पूर्ण रूप से असमान है, कुछ लोगों के पास पूरी आय है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी आय नहीं है या असमान है, तो होता क्या है, जो रिच क्लास होती है ना, एक पुअर क्लास होती है, दोनों की परचेजिंग पावर में डिफरेंस होता है। देखिए, पुअर के पास परचेजिंग पावर नहीं होती है, जीरो होती है, और रिच के पास परचेजिंग पावर बहुत अधिक होती है। ठीक है, रिच के पास परचेजिंग पावर इतनी अधिक होती है कि यह लगभग सभी वस्तुओं का उपभोग कर चुका होता है। अब ये और अधिक वस्तुओं का उपभोग करने में सक्षम तो होता है, लेकिन नहीं करना चाहता है, इसलिए ये डिमांड नहीं करता है। ठीक है, और जो जो पुअर क्लास है उसकी परचेजिंग पावर जीरो है, वो उपभोग करना चाहता है, लेकिन परचेजिंग पावर उसके पास नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो वो वैसे नहीं खरीद पाता है। जब राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है तो इसका वस्तु की मांग पर नकारात्मक प्रभाव होता है, मांग कम रहती है, कहने का मतलब ये है। असमान वितरण कम मांग को निर्धारित करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो रिच होते हैं वो पहले से ही काफ़ी उपभोग कर चुके हैं, तो नई वस्तु नहीं खरीदते हैं बाजार से, और जो पुअर हैं उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो नहीं खरीदते। यानी मांग जो है दोनों ही वर्गों से, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, दोनों ही वर्गों से मांग कम होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का असमान वितरण कम मांग को रिप्रेजेंट करता है, कम मांग को निर्धारित करता है। कम मांग, असमान वितरण, कम मांग, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अगर राष्ट्रीय आय का वितरण अगर समान है तो सभी के पास रुपया होता है ना, तो सभी के पास कम मात्रा में होता है, या फिर जितनी भी मात्रा में होता है वो उससे और अधिक मांग करते हैं, सभी लोग मांग करते हैं, तो मांग बढ़ जाती है। तो राष्ट्रीय आय का वितरण जितना अधिक होगा, मांग उतनी ही अधिक होती है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला लें इस तरीके से, तो जो मांग वक्र बनता है वो धनात्मक रूप से, धनात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण अधिक मांग को निर्धारित करता है, और राष्ट्रीय आय का असमान वितरण मांग के कम स्तर को निर्धारित करता है। इसी प्रकार मांग को निर्धारित करने वाला हमारा अगला निर्धारक है उपभोक्ता की रुचियां और उसकी प्राथमिकताएं। उपभोक्ता की रुचियां और उसकी प्राथमिकताएं दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनसे उपभोक्ता की रुचियां तय होती हैं, की प्राथमिकताएं तय होती है। एक होता है सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारणों में त्यौहार हो सकते हैं, और उसकी अपनी रुचियां भी हो सकती हैं। मुख्य रूप से त्योहारों का, जैसा हम दिवाली का उदाहरण ले सकते हैं, है ना, दिवाली के टाइम में, या हम ईद का उदाहरण ले सकते हैं। ईद के समय में सिवई की मांग बढ़ जाती है, दिवाली के समय में दियों की मांग बढ़ जाती है, या फिर लाइट से संबंधित जो सामान, बिजली की जो मालाएं होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। ये सांस्कृतिक कारण है। ठीक है, और कुछ भौगोलिक कारण होते हैं, इनसे भी किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। जैसे नैनीताल एक ठंडा शहर है ना, वहाँ की जलवायु ठंडी है, तो यहाँ पर गर्म कपड़ों की मांग साल भर बनी रहती है। ठीक है, अगर हम राजस्थान जैसलमेर की किसी या जैसलमेर चले जाएंगे तो वहाँ साल भर गर्म कपड़ों की मांग नहीं होती है। तो ये भौगोलिक कारण है। ठीक है, तो जो उपभोक्ता की रुचियां होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, इनको हम दो सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। सांस्कृतिक कारण
सांस्कृतिक कारणों में त्यौहार है ना। और जो कर्मकांड होते हैं जैसे शादियां होती हैं, शादियों का सीजन होता है, और कुछ और भी कर्मकांड होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को पैदा करते हैं। शादियों के समय में अ, शादियों के समय में हम जानते हैं कि शादी से संबंधित कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, शादी से संबंधित ज्वेलरीज की मांग बढ़ जाती है ना, गोल्ड की मांग, सोने की मांग बढ़ जाती है शादियों के समय में। तो ये सांस्कृतिक कारण है, क्योंकि शादियों में सोने का काफ़ी यूज होता है, तो सोने की मांग बढ़ जाती है। कपड़ों का काफ़ी यूज होता है, तो कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार त्योहारों का उदाहरण हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और भौगोलिक कारण भी होते हैं। भौगोलिक कारणों में खासकर जलवायु सबसे बड़ा फैक्टर है। ठंडे इलाके में गर्म कपड़ों की मांग हो जाएगी, और जहाँ गर्म इलाके होंगे वहाँ गर्म कपड़ों की मांग नहीं होगी। अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में बरसाती और अम्ब्रेला की मांग बनी रहती है। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ बरसाती या फिर अम्ब्रेला की कोई मांग नहीं होती। राइट द डिमांड फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट। ये डिमांड फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। आप चाहें तो इन 10 क्वेश्चंस का आंसर लिख लें, या फिर एक ही क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर लिख लें। बात एक ही है। ये आपको बताता है कि डिमांड फंक्शन से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या ये टॉपिक कैसे कवर होता है। पर मांग फलन से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप है। मांग फलन लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, मांग फलन लिखना होता है, उसके जो 7 डिटर्मिनेंट्स की हमने यहाँ पे बात की है वो सातों लिखे जाएंगे, फिर उन सातों का मांग से संबंध स्थापित किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। जरूरत पड़ने पर डायग्राम भी बनाए जा सकते हैं, या बनाए जाने चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न का एक डिटेल आंसर होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर करने में कोई दिक्कत होती है, तो इसी क्वेश्चन को तोड़कर हमने 10 छोटे छोटे प्रश्न बना दिए हैं। आप ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन सभी 10 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, आंसर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप इस जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली कर लेंगे।